Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of laser physics. In the previous video we have discussed about the energetics of beta decay, two of which I have discussed and one is given for you. I hope you have done with that. So we further continue our next topic of nuclear physics, and in this video we are going to discuss about the spectrum of beta decay, that is continuous, and after that we will discuss about the पाउली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस. ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूस बीटा रे स्पेक्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. ठीक है, कॉन्टिन्यूस बीटा रे स्पेक्ट्रम. ठीक है, कि ये था क्या, आई बात समझ में. देखो, अगर हालांकि हमने अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रम पढ़ा नहीं, वो एक लीनियर लाइन ग्राफ होता है, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं था. ठीक है, हमारे पास एक्चुअल में होता क्या है. देखो, अगर हम बात करेंगे अल्फा जो रे स्पेक्ट्रम था वो कैसा आता है, अल्फा स्पेक्ट्रम वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है. कैसा आता है आपका, एक लाइन स्पेक्ट्रम आता है. ठीक है, तो ये पाया गया कि जो बीटा रे स्पेक्ट्रम भी कैसा होना चाहिए था, लाइन स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, लेकिन बीटा रे स्पेक्ट्रम तो कैसा पाया गया, कॉन्टिन्यूस पाया गया. कि तो ये जो कॉन्टिन्यूस नेचर है ना बीटा रे का, वो उसने क्या की, कुछ डिफिकल्टीज प्रोड्यूस कर दी. ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात, जैसे अल्फा डिके होता है भाई, वैसे ही बीटा डिके भी तो क्या होता है, एनर्जी का ट्रांजिशन होता है, दो डेफिनेट एनर्जी लेवल्स. देखो, कुछ ऐसा ही तो होता है. ये पेरेंट न्यूक्लियस किस में होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है ना, ईटी. ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, क्या आपका पेरेंट न्यूक्लियस, ऐसा ही होता है. फिर यहाँ पे आपकी क्या होती है, डॉटर न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट होता है, और ये किस में आ जाता है, लोअर एनर्जी स्टेट, दैट इज या ग्राउंड एनर्जी स्टेट में, है ना. यहाँ से यहाँ क्या होता है, इसका ट्रांजिशन होता है कि तो क्या बीटा माइनस एमिशन हो रहा है, मान लो. ठीक है, तो बीटा माइनस एमिशन में क्या हो जाता है, आपका एटॉमिक नंबर तो 1 से इंक्रीज हो जाता है और मास नंबर क्या रहता है, सेम रहता है. ऐसा ही होता है. तो ये ट्रांजिशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, फिक्स दो एनर्जी लेवल्स के बीच में हो रहा है. अगर दो एनर्जी लेवल्स के बीच में फिक्स है तो मतलब स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए था, एक लाइन स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम ना आके कैसा आया, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आया. तो ये जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम था बीटा एनर्जी का, ठीक है, उसने क्या की, कुछ डिफिकल्टीज प्रोड्यूस कर दी इस बीटा जो है डिके को समझने में. बीटा डिके को समझने में कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ने क्या कर दी, कुछ डिफिकल्टीज प्रोड्यूस की. तो वो डिफिकल्टीज क्या थी, हम वही चीज देखेंगे इसमें कॉन्टिन्यूस बीटा रे स्पेक्ट्रम में. ठीक है, तो थोड़ा सा लिखते हैं क्या, अनलाइक द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा रे, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा रे या अल्फा डिके, ठीक है, बोल सकते हो, द स्पेक्ट्रम ऑफ, द स्पेक्ट्रम किसका, ऑफ बीटा, ठीक है, इज फाउंड टू बी कॉन्टिन्यूस. वो कैसा पाया गया, अभी हम बनाएंगे कॉन्टिन्यूस कैसा होता है. ठीक है, इज फाउंड टू बी कॉन्टिन्यूस, वो कैसा पाया गया, कॉन्टिन्यूस पाया गया. तो दिस कॉन्टिन्यूस नेचर, ये जो कॉन्टिन्यूस नेचर थी आपकी, ठीक है, दिस कॉन्टिन्यूस नेचर ऑफ बीटा रे एनर्जी, इसने क्या कर दी, एनर्जी स्पेक्ट्रम गेव rise to serious difficulties किसमें, in understanding the beta decay, in understanding the beta decay. ठीक है, कि वो लाइन स्पेक्ट्रम ना आके कॉन्टिन्यूस आ गया तो इसने क्या कर दी, डिफिकल्टीज प्रोड्यूस कर दी. ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या थी कि अल्फा डिके की तरह ये भी क्या आना चाहिए था, लाइन स्पेक्ट्रम. क्यों, क्योंकि इस ये भी क्या हो रहा था, ये डिके जो था ये भी क्या था, दो फिक्स एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या था, ट्रांजिशन था. ठीक है, तो द मेन प्रॉब्लम इज दैट, द मेन प्रॉब्लम इज दैट, वो क्या थी, लाइक जस्ट लाइक अल्फा डिके, जस्ट लाइक अल्फा डिके की तरह बीटा डिके इज आल्सो, इन बीटा डिके also क्या था, देयर इज एन एनर्जी ट्रांजिशन. क्या था, एनर्जी ट्रांजिशन था, किस किस के बीच में, बिटवीन टू डेफिनेट एनर्जी लेवल, है ना, बिटवीन टू डेफिनेट एनर्जी लेवल्स, दो डेफिनेट एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या था, वो ट्रांजिशन था. ठीक है, जैसा हमने दिखाया है. ठीक है, आई बात समझ में. अब हम क्या बनाते हैं, इसका कॉन्टिन्यूस एनर्जी जो है स्पेक्ट्रम कैसा था, कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम आया वो क्या था आपका, देखो कुछ ऐसा आया. पहले हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, दोनों का बनाएंगे, बीटा माइनस और बीटा प्लस का. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ये क्या है आपकी, बीटा माइनस की एनर्जी है, किसमें है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ठीक है, तो ये जो ग्राफ आया ये कुछ ऐसा पाया.
ठीक है, कॉन्टिन्यूस। ये जो एनर्जी है ये क्या है आपकी ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम दैट इज, इसको क्या बोल देते हैं हम, इसकी एंड पॉइंट एनर्जी। क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट एनर्जी। ठीक है, इधर क्या है, इधर आपके नंबर ऑफ रिलेटिविस्टिक नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, आई बात समझ में। ये तो किसके लिए, बीटा माइनस के लिए। फिर सेम ऐसे ही बीटा प्लस के लिए जो स्पेक्ट्रम आया वो आपका कुछ ऐसा आया। ठीक है, वो ये आया। ये भी क्या है, ये किसके लिए है, बीटा प्लस एनर्जी है। किसमें, वही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इधर क्या है आपके रिलेटिविस्टिक नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, क्या है, रिलेटिविस्टिक नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम आया इसकी ये भी क्या होगी, ई मैक्सिमम दैट इज एंड पॉइंट एनर्जी बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो ये क्या था, ये आपका स्पेक्ट्रम था। दैट कैसा स्पेक्ट्रम है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ना। देखो कैसा स्पेक्ट्रम है, ये एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो आपका बीटा जो डिके होता है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है किसमें, बीटा डिके में, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं है, सेम नहीं है। ये देखो एनर्जी तो है, तो एनर्जी कहीं ज्यादा है, फिर कम हुई, फिर एकदम से क्या हो गई, कम हो गई। ये सॉरी, पहले क्या थी एनर्जी आपकी, बिल्कुल ही कम थी, है ना, फिर कम थी, और फिर एकदम से क्या हो गई, ई मैक्सिमम हो गई। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, 0 हो गए, है ना। ठीक है, तो मतलब थोड़ी सी एनर्जी, ये क्या है, बिल्कुल कम एनर्जी है, उस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब थोड़ी सी एनर्जी पे ही नंबर ऑफ ज्यादातर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए थे, ऑलरेडी एमिट हो चुके थे, है ना। ठीक है, तो ये जो था, है ना, आपका ये जो ग्राफ, ये जो आया है, ये है जो आपका बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है 83 BI बिस्मिथ 210 से, और ये जो है आपका CU64 का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो अब देखो यहां से इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम, किसके, आपके कॉन्टिन्यूस बीटा रे स्पेक्ट्रम के कुछ पॉइंट्स है। तो देखो ये सबसे पहले क्या इंप्लाई कर रहा है, लिखेंगे कॉन्टिन्यूस बीटा रे स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस बीटा रे स्पेक्ट्रम implies that क्या, इलेक्ट्रॉन एमिटेड, इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है, ठीक है, एमिटेड ड्यूरिंग बीटा डिके डू नॉट हैव, क्या नहीं है, डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं है, आपकी सेम नहीं। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट है जहां से कुछ जो डिफिकल्टीज आई थी, अब हम उन डिफिकल्टीज की बात करेंगे कि कॉन्टिन्यूस बीटा रे स्पेक्ट्रम की वजह से क्या क्या डिफिकल्टीज आई। तो देखो सबसे पहली डिफिकल्टी क्या, कि ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यही है ना, कि या तो इलेक्ट्रॉन या फिर बीटा माइनस या बीटा, मतलब इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन का एमिशन है ये, पॉजिट्रॉन का। तो क्या पाया गया कि ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको कोरस्पॉन्ड्स कर रहे थे कर्व के अंदर, कि मतलब जब एनर्जी सिर्फ कितनी थी, मान लो ये 1/3 एनर्जी है, कि जब एनर्जी 1/3 थी तो उस टाइम पे क्या हो गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो चुके थे, है ना, क्या हो चुके, मैक्सिमम नंबर। भाई ये ई मैक्सिमम है, ये उसका क्या है, सिर्फ 1/3 है। तो जब एनर्जी ई मैक्सिमम का सिर्फ कितना थी, 1/3 थी, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो चुके थे, सबसे ज्यादा एमिट हो चुके थे। उसके बाद तो क्या है, कम है। तो बात आती है कि जो बची हुई एनर्जी, भाई ये तो 1/3 एनर्जी यूज हुई, तो फिर ये जो बाकी बची हुई जो एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, है ना। अब क्योंकि हमें तो एनर्जी को क्या करना है, कंजर्व करना है, तो अब इस एनर्जी को मिसिंग एनर्जी कहाँ गई, ये हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि तभी क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होगा या ओबे होगा। तो पहला पॉइंट, पहली जो आपकी डिफिकल्टी थी वो यही आई कि ज्यादातर जो बीटा पार्टिकल थे वो तो 1/3 एनर्जी पे ही क्या हो गए थे, एमिट हो गए थे। तो फिर जो बाकी बची हुई जो एनर्जी थी वो कहाँ गई, उसका कंजर्वेशन कैसे आप ओबे करवाओगे। ठीक है, पहली डिफिकल्टी तो ये आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं क्या, कि मोस्ट ऑफ the electrons corresponding to peak of the curve, वो क्या हो रहे थे, are emitted with क्या, only about 1/3 किसका, of the maximum energy, 1/3 of the maximum एनर्जी, दैट इज क्या थी, ई मैक्सिमम। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या अराइज हुआ, वेयर डज द क्वेश्चन अराइजेज क्या, वेयर डज द मिसिंग एनर्जी गो,
द मिसिंग एनर्जी, दैट इज मिसिंग एनर्जी कितनी 2/3 बची हुई किसकी, ऑफ ई मैक्सिमम, है ना, वो गोस कि वो बची हुई एनर्जी कहाँ गई। ठीक है, अब हमें कंसिडर तो करना पड़ेगा ना इस बची हुई एनर्जी को, किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करवाने के लिए। ठीक है, तो दिस मिसिंग एनर्जी मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन लिख सकते हो या फिर अकाउंट, किसके लिए, टू ओबे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करवाने के लिए हमें क्या पता लगाना जरूरी है कि बची हुई एनर्जी कहाँ गई। ठीक है, हो गया पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। देखो आपने कॉन्टिन्यूस बीटा रे स्पेक्ट्रम पढ़ा है ना, उसकी कुछ अपर लिमिट है, ये क्या है, उसकी ई मैक्सिमम, और इस ई मैक्सिमम जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट एनर्जी। क्या बोलते हैं, ये वो एनर्जी है जो डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे अवेलेबल होती है। ये क्या है, वो टोटल एनर्जी जो आपकी कहाँ पे अवेलेबल होती है, एट द टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और इसको क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पाया गया कि अगर जो मास एनर्जी जो है न्यूक्लियर रिएक्शन में वो एग्जैक्टली बैलेंस कब हो सकता है, अगर हम क्या मान ले कि जो Q की वैल्यू, क्योंकि हम क्या कहते हैं कुछ एनर्जी रिलीज होती है Q, है ना, हम क्या मान ले कि वो किसके बराबर है, वो आपकी अपर लिमिट है इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो कहीं ना कहीं हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो फॉलो हो जाएगा, है ना। हम क्या मानते हैं कि अगर क्या करें कि Q जो वैल्यू है, जो Q एनर्जी रिलीज होती है ना, वो एनर्जी क्या है, वो जो बची हुई इसके बराबर है, तो क्या हो जाती है, ई मैक्सिमम की वैल्यू जो आपकी बची हुई एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, क्या कहा मैंने, देखो ये जो एनर्जी है ये क्या होती है, ई मैक्सिमम, ये वो टोटल एनर्जी होती है जो अवेलेबल होती है एट द टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करवाने के लिए हम क्या कहते हैं कि जो बची हुई एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में रिलीज हुई है, उस Q की वैल्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो हमने क्या कर दिया, इस एनर्जी की जो कंजर्वेशन एनर्जी का जो आया था आपका इश्यू आया, वो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी कि Q के बराबर बना दे। अब वो Q कौन लेके जाता है, जो पार्टिकल साथ में एमिट होता है वो, है ना, वो चीज बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, क्या इन कॉन्टिन्यूस बीटा रे स्पेक्ट्रम, सेकंड वन क्या है, इन कॉन्टिन्यूस बीटा स्पेक्ट्रम देयर इज डेफिनिट एनर्जी लिमिट, डेफिनिट क्या है, एनर्जी लिमिट, दैट इज क्या, ई मैक्सिमम। ठीक है, ई मैक्सिमम, दिस ई मैक्सिमम, ये जो ई मैक्सिमम है इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, इज फाउंड टू, ये क्या है, टोटल एनर्जी, टू बी द टोटल एनर्जी किसके लिए, अवेलेबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ, फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ बीटा डीके। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंड नोन एज एंड पॉइंट एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी एंड पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बना दें, तो ये पाया गया, इट इज फाउंड दैट द मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, दैट द मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज एग्जैक्टली बैलेंस, कह रहा है वो बैलेंस हो जाता है, कब, एग्जैक्टली बैलेंस्ड इफ वी कंसिडर, अगर हम क्या कंसिडर कर लें, इफ वी मेक द Q वैल्यू, या इफ वी मेक द Q वैल्यू किसके इक्वल टू, Q वैल्यू को किसके इक्वल बना दे, इक्वल टू द अपर लिमिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अपर लिमिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, और जो कि क्या है, दैट इज ई मैक्सिमम के बराबर। ठीक है, आ गई, तो दो पॉइंट हो गए, पहले उसने कहा कुछ कंजर्वेशन का प्रॉब्लम आई, फिर इसने कहा अगर ऐसा कर दें तो ये चीज सोल्व हो जाएगी, हालांकि ये बात गलत प्रूव होगी आगे। ठीक है, उसके बाद किसकी बात करते हैं, हम थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, Q वैल्यू तो बना ली, लेकिन Q वैल्यू भी जाएगी कहाँ, ये चीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। अब एक और डिफिकल्टी क्या आई कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में, ये वोलेट, ये इसने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को तो वोलेट किया ही किया, ये साथ में किसको वोलेट कर रहा था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को भी कंजर्व कर रहा था। जैसे मान लो हमने कोई भी रिएक्शन ली 1H3,
ये ली, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, बीटा माइनस डीके कर रहे हैं, -1 इज 0, है ना। तो अगर तो यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 2 किसका होता है, हीलियम, 2He3, यही होगी ना। देखो इधर कितना है 1, तो इधर भी कितना है 1, इधर 3 है तो इधर भी मास नंबर 3। ये कोई क्या है, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो इसने किसको ओबे नहीं किया, इसने कंजर्वेशन ऑफ आपका एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो है ओबे नहीं हुआ, वोयलेट हुआ। कैसे, जैसे मान ये क्या है 1H3 है ना, और ये क्या है, देखो 1H3, इसके अंदर क्या है, एक प्रोटॉन है और आप क्या बोल सकते हो, 2 क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम तो, है ना। न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या है, एक प्रोटॉन है और 2 क्या है आपके न्यूट्रॉन है ना। तो देखो अगर स्पिन की, टोटल स्पिन की बात करें तो स्पिन किससे चेक करेंगे, ओड नंबर ऑफ। तो ये तो स्पिन के बारे में न्यूक्लियर स्पिन देंगे नहीं, न्यूक्लियर स्पिन क्या देंगे, सिर्फ ये ओड जो नंबर होते हैं। और इसकी स्पिन कितनी होती है, 1/2, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड आई उसकी तो हमारी स्पिन कितनी आई, हाफ। अब बात करते हैं इसकी, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 2, है ना, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, देखो अगर प्रोटॉन तो 2 हैं लेकिन न्यूट्रॉन 3 - 2 दैट इज 1। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इसका तो स्पिन हाफ। अब न्यूट्रॉन की वजह से भी स्पिन कितनी, हाफ। तो हाफ प्लस हाफ कितनी आ गई स्पिन, या तो 1 आएगी या फिर 0। तो देखो इधर तो हाफ स्पिन है लेकिन इधर क्या है, 1 और 0, मतलब इधर हाफ इंटीग्रल स्पिन है लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है ना एच कट का। इधर तो ओड इंटीग्रल है और इधर क्या है, आप बोल सकते हो हाफ, इधर क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल 1 0 2 3 ऐसी है, और इधर क्या है 1/2 3/2 कुछ ऐसी है। इसका मतलब एक तरफ तो कौन सी स्टैटिस्टिक्स फॉलो हो रही है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल हो तो किसको फॉलो करते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को, और इधर किसको फॉलो कर रहे हैं, बोज आइंस्टाइन। जबकि ये चीज तो क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ही कंजर्व नहीं हुआ। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ तो ये भी क्या थी, एक डिफिकल्टी थी, ठीक है। ये जो दो डिफिकल्टीज आई, ठीक है। तो दूसरी इस डिफिकल्टी के बारे में क्या लिखेंगे, another serious difficulty वो क्या थी, is that the continuous nature of beta ray violates, क्या violate कर रहा था, the conservation of angular momentum also, इसको भी क्या कर रहा था, ये वोयलेट कर रहा था, ठीक है। आप ये एग्जांपल देके बताओगे कि ये हमने एग्जांपल लिया जिसके अंदर इधर तो स्पिन कितनी आई, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, लेकिन यहाँ इधर कितनी आई, इंटीग्रल मल्टीपल आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर तो ये किसको फॉलो कर रहा है, फर्मी डिराक को, और इधर किसको फॉलो कर रहा है, बोज आइंस्टाइन को, जो कि क्या है, एग्जैक्टली गलत नहीं है, ये चीजें बैलेंस नहीं हुई। तो ये क्या थी, मेन डिफिकल्टीज थी किसमें, आपके बीटा रे, कॉन्टिन्यूस बीटा रे स्पेक्ट्रम में, ठीक है। अब ये जो डिफिकल्टीज थी इसको कैसे ठीक किया गया, इसको ठीक किया गया 1930 में, जब पाउली ने क्या कहा, एक नया पार्टिकल, और उसको क्या नाम दिया गया, न्यूट्रिनो, ठीक है। तो वो आता है आपका पाउली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। उसके आने के बाद क्या हुई, ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व आउट हुई। तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने जस्ट क्या स्टडी किया, कॉन्टिन्यूस बीटा रे स्पेक्ट्रम क्या था आपका बीटा पार्टिकल का, और उसकी वजह से क्या क्या आपकी डिफिकल्टीज आई, ठीक है।